आज का हमारा टॉपिक है 3.2 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 3.2 टॉपिक का नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हंगर का मतलब समझ में आता है आपको क्या होता है? हंगर का मतलब भूख, है ना। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे भूखमरी के बारे में, जिसके वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे भूख के वजह से, यानी कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा था यूरोप में। और हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई। कठिनाई का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि आदमी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रहा था। और रोटी कैसे मिलता है भाई? पैसे से। और पैसा कहाँ से आता है? रोजगार से। यानी कि यूरोप में उस समय पे रोजगार के भी कमी था, इसीलिए वहाँ पे कठिनाई का भी समय देखने को मिला। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्ट के बारे में, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें हम लोग लड़ाई झगड़े के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तीनों चीज़ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे एक एक करके। देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे आएगा दी 1830s वेयर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप एक्सप्लेन। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। तो कैसे हैंडल करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्ट का क्या कारण था, यूरोप में क्या कारण था, आखिर यूरोप में भुखमरी क्यों आया, यूरोप में लोगों को 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं मिल पा रहा था, या फिर यूरोप में लोगों को झगड़ा क्यों करना पड़ा, है ना। इसके पीछे लॉजिक है प्लस कारण भी है, तो उसको हम लोग एक एक करके समझते चलते हैं। सबसे पहला कारण हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसमें हमने लिखा है, देखो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। हाफ 19th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1850 के आसपास का ये बात कर रहा है। यानी कि यूरोप में 1850 के आसपास ना पॉपुलेशन अचानक बढ़ गया था। मतलब कि यूरोप में 1850 के आसपास पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, पीक पे था। अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब क्या है? पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए अनाज का। क्या कोई दिक्कत इसमें? मतलब कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फ़ायदा? तो पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोडक्शन का भी बढ़ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा था, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ रहा था, अनाज ही नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से क्या आएगा? भुखमरी आएगा। और जैसी बात है, आगे बढ़ते हैं फिर क्या है। उसके बाद है मास माइग्रेशन। इसमें क्या लिखा है देखिए ध्यान से, पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दे लिव इन क्राउडेड स्लम्स। देखिए दूसरा बात यहाँ पे है कि आदमी गांव में क्या कर सकता है? बेसिकली खेती करेगा। और खेती तो हर समय होता नहीं है, कभी कभी खेती होता है। यानी कि क्या आप सालों भर खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और मान लो कि जिसके पास खेत है वो खेती अपना कर भी लेगा, लेकिन जिसके पास खेत ही नहीं है वो क्या करेगा फिर? तो वैसे लोग यूरोप में जिसके पास खेत नहीं है अपना, वो अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि शहर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ रोजगार तो मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि कोई आदमी गांव से निकल के पटना आता है, तो क्या ऐसा है कि पटना में उसको काम नहीं मिलेगा? पटना में उसको काम मिल ही जाएगा। हाँ, भले ही पैसा कम मिलेगा, मानते हैं, लेकिन काम तो उसको मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो वही लोग यहाँ पे जो है ना अपने गांव को अब धीरे धीरे छोड़ के शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ताकि उनको काम मिल सके। और काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो वो अपने सामानों को खरीद के खा भी पाएंगे। और अचानक जो है ना पूरे यूरोप से लोग अपने अपने गांव से निकल के शहरों की तरफ शिफ्ट करने लगे, और शहर इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना शहर बढ़ गया कि लोगों को ना स्लम वाले एरिया पे भी रहना पड़ रहा है। यानी कि जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है या फिर जहाँ पे गंदगी वाला जगह है, वहाँ पे भी लोगों को झुग्गी झोपड़ी बना के रहना पड़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन अचानक बढ़ गया, है ना। और ये सारे लोग सिटी में क्यों आ रहे हैं? एक ही वजह से आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि रोजगार के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल प्रोड्यूसर्स। देखिए इसमें लिखा हुआ है small producers in towns were often faced with steep competition from import of cheap machine made goods from England। अब देखिए उस समय पे पूरे यूरोप में बहुत ही छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे। छोटे छोटे प्रोड्यूसर का मतलब है कि अपने ही घर में अगरबत्ती बना लेना, कैंडल बना लेना, अपने ही घर में हाथ से बुन के कपड़ा बना लेना। यानी कि बहुत ही छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे जो कि अपने सामानों को लेकर शहर में जाते थे और बेचते थे और 2 पैसा प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन अब ना क्या हो चुका था, इंग्लैंड में मशीन आ चुका था कपड़े बनाने वाले। ये बात हो रहा है 1850 के आसपास। 1850 के आसपास इंग्लैंड में कपड़े बनाने वाले मशीन आ चुके थे। और आपको मालूम है कि मशीन क्या करता है? कम समय में ज़्यादा कपड़ा बना देता है, प्लस सस्ता होता है वो, है ना। तो अब ज़रा बताइए कि जो आदमी अपना हाथ से कपड़ा बनाएगा, उसको 2 दिन स्पेशल टाइम दे के बनाएगा, ऑब्वियस ये बात है वो अपने कपड़ों को ज़्यादा महंगे दामों में बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें मेहनत उसका ज़्यादा लगा है, मेहनत उसका उसमें ज़्यादा लगा है। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा था? अब ये हो रहा था कि इंग्लैंड से कपड़ा
बहुत कम समय में बहुत बड़े लेवल पे कपड़ा बन जा रहा था और पूरे यूरोप में कपड़ा जो है ना बड़ा सस्ते में मिल जा रहा था। बताइए लोग किसके कपड़े को अब खरीदेंगे, हाथ से बने हुए या फिर मशीन से बने हुए? तो मशीन से बने हुए कपड़े वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि मशीन से बने हुए कपड़े बहुत जल्दी मिल जाते थे प्लस बहुत ही सस्ता होता था। तो यहाँ पे बताओ समस्या हुआ किसको? हाँ, जो लोग हाथ से बनाते थे कपड़ा, यानी कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, छोटे मोटे जो लोग थे, उनको यहाँ पे समस्या हो गया, क्योंकि उनका सामान अब कोई खरीद ही नहीं रहा। तो दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर, तो इनको भी जो है ना बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। उसके बाद है हाई फूड प्राइस। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। अब देखिए आपको बताते हैं सिचुएशन यहाँ पे। 1850 के आसपास पूरे यूरोप में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा था। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। तो बताइए यहाँ पे किस चीज़ की कमी होगी? अनाज का कमी होगा, और अनाज का कमी होने का मतलब है कि उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाना। मतलब कि अनाज जो है ना मार्केट में है बहुत कम, आदमी खरीदने वाला है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मनमानी शुरू हो जाएगा किसका? दुकानदार का। कहेगा कि देखो मेरे पास इतना ही अनाज है और इसका प्राइस जो है ना बहुत महंगा है, लेना है तो लो, नहीं तो बगल हटो दूसरा कोई लेगा। मतलब कि जब मार्केट में अनाज कम रहता है और ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई? क्योंकि उसी अनाज को खरीदने के लिए 1000 आदमी है। आप उसका प्राइस नहीं दीजिएगा पूरा तो दूसरा कोई देने के लिए रेडी है, दूसरा को वो बेच देगा। लेकिन इसका जो उल्टा होता है, फिर इसका उल्टा भी केस है। मान लीजिए कि मार्केट में अनाज बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने वाला बहुत कम है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली घट जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वह चाहेगा कि आदमी कम दाम में ही खरीद के सामानों को खरीद ले, क्योंकि बेकार होने से बढ़िया है ना कि कोई सामान को खरीद ले। दुकान में सामान रखा हुआ है, क्या पता वो चूहा खा ले, सड़ जाए, गल जाए। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये चीज़ इकोनॉमिक्स में भी लागू होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जब मार्केट में सामान कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और जब मार्केट में सामान बहुत ज़्यादा हो और डिमांड उसका बहुत कम हो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस घट जाता है। इसमें दुकानदार क्या चाहेगा कि भाई मेरे पास सामान बहुत है, क्या पता ये बेकार हो जाएगा, चूहा खा लेगा, इससे बढ़िया है कि कम ही दाम में बेच के उसको ख़त्म कर दो। तो लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन कैसा वाला था? मार्केट में सामान बहुत कम था लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो ऑब्वियस ये बात है प्राइस तो बढ़ना ही था, है ना। तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ज़रा सोचो, मतलब कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, और रोज़गार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या वो अनाज को खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। और उसके बाद प्लस इसके साथ ही साथ अनाज को तो छोड़ो, प्लस अनाज का प्राइस भी यहाँ पे बहुत महंगा है ना। तो लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे, खा ही नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से यहाँ पे क्या आ गया? भूखमरी आ गया, यानी कि लोग जो है ना भूखों से मर रहे थे। आगे अब 5वां कारण हमने लिखा है यहाँ पे रिवॉल्ट इन डिफरेंट सिटीज़। क्या? डिफरेंट रीजन्स, सिटीज़ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्राउट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस एंड सिलिसिया आउट ऑन द रोड्स। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। याद कीजिए पेरिस के बारे में। किसके बारे में? पेरिस के बारे में। पेरिस का हेड कौन, किसको बनाया गया था? लुइस फिलिप को बनाया गया था। ये हम लोग अपने पिछले कुछ क्लासों में पढ़ चुके हैं। पेरिस का जो हेड है वो लुइस फिलिप को बनाया गया था, और यहाँ पे पूरी तरीके से फूड का क्या है? कमी है। अच्छा एक बात बताइए, आपके देश में कोई समस्या आएगा तो हम लोग समस्या का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? अपने लीडर को, बेसिकली प्रधानमंत्री जी को। तो उसके बाद यहाँ पे बात हो रहा है पेरिस का, तो पेरिस के उस समय पे लीडर थे लुइस फिलिप, तो वहाँ के लोग किसको दोषी ठहराएंगे? लुइस फिलिप को ही दोषी ठहराएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होने लगा पेरिस में, और ख़ास करके सिलिसिया में। सिलिसिया बेसिकली एक जगह का नाम है, टाउन का नाम है, जो कि पेरिस के अंदर है। उसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो सारे लोग मिल के जो है ना पेरिस के सड़कों पे आ गए, और सड़कों पे आके लुइस फिलिप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। उनका ये मानना था कि भाई देखो लीडर तो अभी आप ही हो, तो आप मार्केट में जाओ और जाके फूड का प्राइस कम करवाओ ताकि हम लोग खरीद के खा सकें, है ना। यानी कि लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिला था, कोई दिक्कत इसमें। और लुइस फिलिप को फोर्स किया जाने लगा कि यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम देश छोड़ के भाग जाओ। लीडर का काम क्या है? लोगों का समस्याओं का जो समाधान करना,
है ना। तो इसीलिए ये लोग जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। आगे अब यहाँ पे बेसिकली इस प्रकार के समस्याओं को ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप लिए गए उसके बारे में भी देख लेते हैं। टू रिमूव हार्डशिप्स फॉलोइंग स्टेप्स वेर टेकन, यानी कि समस्या को ख़त्म करने के लिए कुछ स्टेप उठाए गए। जैसे सबसे पहला स्टेप था नेशनल वर्कशॉप्स वेयर सेट अप। नेशनल वर्कशॉप्स वेयर सेट अप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नेशनल वर्कशॉप खोला गया। इसका मतलब यहाँ पे हो गया पूरे कंट्री में अलग अलग जगहों पर ऐसे ऐसे फैक्ट्री खोले गए, ऐसे ऐसे दुकान खोले गए जहाँ पे आम आदमी को रोज़गार मिल सके। नेशनल वर्कशॉप का मतलब क्या है, वैसे दुकान वैसे फैक्ट्री जो कि नेशनल लेवल पे है, मतलब कि अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है, उसमें आम आदमी जाएंगे, काम करेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो अपने ज़रूरत के सामानों को पूरा कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा कदम उठाया गया राइट टू वर्क। द राइट टू वर्क वॉज गारंटेड। हर आदमी को राइट टू वर्क गारंटी कर दिया गया, मतलब कि आपको रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा, पहले ना लोगों को रोज़गार ही नहीं मिलता था, अब जब रोज़गार नहीं मिल रहा तो क्या उसका पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो है ना रोज़गार को पूरी तरीके से गारंटी कर दिया कि आपको रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, आप टेंशन मत लो। उसके बाद है राइट टू सफरेज, यानी कि वोटिंग राइट भी अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिया गया। और नेशनल असेंबली गारंटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स ओल्ड, और यहाँ पे वोटिंग राइट भी दे दिया गया। लेकिन हाँ, याद रखिएगा वोटिंग राइट में भी केवल और केवल वोटिंग राइट उसको मिला, पहला बात तो जो मेल है और जिसका उम्र 21 साल या 21 साल से ऊपर का है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी महिला का जिक्र नहीं हुआ है। आपको ना जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरे यूरोप में मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अलग अलग प्रकार के मूवमेंट किए गए, ठीक है, लेकिन महिलाओं के बारे में ना ये लोग ज़रा सा भी नहीं सोचते थे। महिलाओं को वोटिंग राइट बहुत बाद में जाके यूरोप में मिला है। और समझ आ रही है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप थे जो कि वहाँ के समस्याओं को ख़त्म करने के लिए उठाया गया। अब जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे एक बेसिकली टाउन आप कह सकते हैं, टाउन है, और उस टाउन का नाम है सिलिसिया। क्या नाम है? सिलिसिया। अब उस टाउन के बारे में कहा गया है यहाँ पे क्या है, देखिए इसके लिए टॉपिक बन सकता है हमारा द रिवॉल्ट लेड बाय द सिलिसियन वीवर्स अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन 1845 एक्सप्लेन हाउ। इस प्रकार से आपका सवाल आ सकता है। यानी कि सिलिसिया हमारा एक शहर था और उस शहर के अंदर बहुत सारे गांव थे, है ना। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसको आप एक्सप्लेन करो क्या कहानी था, क्या मामला था, सब कुछ हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन 1845 वीवर्स इन सिलिसिया had led a revolt against contractors who supplied them raw material and give them orders for finished textiles, but contractors reduced their payments। अब ये ना इसका पीछे का बैकग्राउंड का हम आपको बताते हैं, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए सिलिसिया क्या है, एक टाउन है, एक शहर है, और इस शहर में ना बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, बड़े बड़े ट्रेडर, बेसिकली धनी लोग, ट्रेडर रहते थे। बेसिकली वो लोग क्या करते थे ना, सिलिसिया के गाँवों में जाते थे और गाँवों में जाके वैसे लोगों को पकड़ते थे जो कि बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई अपना काम नहीं है, और उसको पकड़ के ये अमीर अमीर लोग क्या करते थे, ट्रेडर लोग क्या करते थे, उसको सामान दे देते थे। रॉ मटेरियल दे दिया, सुई दे दिया, धागा दे दिया, कपड़ा दे दिया, रंग दे दिया, सब कुछ उसको प्रोवाइड कर दिया, सिलाई मशीन प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ दे दिया। और वो कहता था कि भाई देखो हम तुमको टाइम देते हैं 100 दिन का, तुम हमारे लिए 1000 कपड़ा बना के रेडी रखना, सब सामान हम आपको देंगे, बस आपको करना क्या है, मेरे लिए कपड़ा बना के तैयार रखना है, हम फलाने दिन आएंगे। यानी कि एक डेट को उसको बता दिया जाता था कि हम इतने तारीख को आएंगे और वो सारा सामान लेकर जाएंगे, और जो तुम्हारा पैसा बनता है तुम्हारे काम के बदले में हम वो तुमको पैसा दे देंगे। बस समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिलिसिया एक सिटी है, उस सिटी में बहुत धनी धनी लोग रहते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोग रहते हैं। उन लोगों का बेसिकली काम था ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग मतलब खरीद बिक्री, खरीदना बेचना, प्रॉफिट कमाना। तो वो लोग सिलिसिया के गाँवों में घूमते थे, जाते थे, और गाँवों में वैसे लोगों को पकड़ते थे जो कि बेरोजगार हैं, जो कि खाली बैठे हुए हैं। और बेरोजगार लोगों को ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल देते थे, सारा सामान दे देते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़ा बनाना है तो कपड़ा के लिए क्या क्या चाहिए, धागा, कपड़ा, फिर से कलर, फिर से सुई, मशीन, जितने भी मतलब सामान चाहिए उसको वो दे देता था। और बदले में कहता था कि देखो भाई हम इतने तारीख को आएंगे, इतना कपड़ा बना के रेडी रखना, कपड़ा बना के रेडी रखना, और हम लेकर कपड़ा जाएंगे, बदले में हम आपको जो पेमेंट आपका है हम वो आपको पेमेंट कर देंगे। तो इससे दो फायदा था, यहाँ पे
ट्रेडर का जो काम था वो भी निकल गया। जैसे मान लीजिए कि वो गांव से कपड़ा उठा रहा है 20 रुपया पीस, बाजार में जाके वो 40 रुपया पीस बेच देगा, तो फायदा किसको हुआ यहाँ पे? ट्रेडर को फायदा हुआ, और जो आदमी गांव में बेरोजगार बैठा हुआ था उसको रोजगार मिल गया, तो दोनों का फायदा हो गया। लेकिन यहाँ पे समस्या कब क्रिएट हुआ? समस्या यहाँ पे क्रिएट तब हुआ जब उस कॉन्ट्रैक्टर ने इसके पेमेंट को ही कम कर दिया। यानी कि ये लोग काम पूरा कर रहे हैं, जितना वो ऑर्डर दे रहा है पूरा काम कर दे रहा है, लेकिन उसके पेमेंट को ही पूरा ये नहीं कर पा रहा। तो बताओ, जो आदमी आपके खून पसीने को लगा कर दिन रात करके आपके लिए काम कर रहा है, आप उसी के पेमेंट को कम कर देंगे तो वैसी बात है, लोगों के दिल में गुस्सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो गुस्सा बढ़ा, और गुस्से का उन्होंने किस प्रकार से इस्तेमाल किया देखते हैं आगे। इन दिस विलेजेस विथ 18,000 इनहेबिटेंट्स, सिलिसिया क्या एक शहर है, और उस शहर के अंदर जितने भी हमारे गांव हैं, उस पूरे गांव का मिला के यदि हम लोग बात करें तो 18,000 लोग रहते हैं उस गांव में, ठीक है। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, और 18,000 लोगों में से लगभग 90% लोगों का जो काम है ना, वो वीविंग का काम है, यानी कि कॉटन से कपड़े को बनाना वही उनका काम है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। ऑन 4 जून एट 2 PM, 4 जून का बात है, दोपहर का बात है, 2 बजे दोपहर का बात है। अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च्ड इन पेरिस अप टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। यानी कि 4 जून 2 बजे दोपहर में हर आदमी अपने घर से निकला, जितने भी वीवर थे जो कि काम करते थे कॉन्ट्रैक्टर का, वो घर से निकला, और घर से निकलकर किसके घर की ओर बढ़ने लगे? कॉन्ट्रैक्टर के घर की ओर आगे बढ़ने लगे, ठीक है। यानी कि सिटी की ओर वो लोग आगे बढ़ने लगे। क्यों आगे बढ़ रहे थे भाई? इसलिए ताकि सभी लोग मिलके जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड करेंगे कि भाई हमारा जो पूरा पैसा बनता है वो हमको पूरा पैसा दो, है ना, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत से काम किया है, खून पसीने को इकट्ठा करके हमने काम किया है। लेकिन फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो, अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, उसी पूरे ग्रुप में से एक ग्रुप जो है ना उसके घर में ज़बरदस्ती घुस गया, कॉन्ट्रैक्टर के घर में ज़बरदस्ती घुस गया वीवर। स्मैश्ड इट्स एलिजेंट विंडो पेंट्स, और उसके महंगे महंगे खिड़की को तोड़ दिया, खिड़की में जो शीशे लगे हुए थे उनको तोड़ दिया, फर्नीचर को तोड़ दिया, प्रोकलिन जो मिट्टी के बर्तन थे महंगे महंगे बने हुए उनको उन्होंने तोड़ दिया। अनदर ग्रुप ब्रॉक इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ, और एक ग्रुप उसके घर के उस हिस्से में चला गया जहाँ पे कि पूरा का पूरा वो अपना सामान को रखता था, यानी कि जहाँ पे वो अपना सारा रॉ मटेरियल रखता था, जैसे कपड़ा, मशीन, धागा, कलर, ये सब जहाँ पे वो रखता था अपने घर में, यानी कि तरीके से आप कह सकते हैं गोडाउन, है ना। गोडाउन में एक ग्रुप गया वीवर का, और सारे सामानों को इन लोगों ने लूट लिया। क्यों लूट लिया ये लोग? क्यों लूट रहा है? क्योंकि इसके अंदर गुस्सा है कि भाई आपने हमारे पेमेंट को नहीं दिया, हम आपके घर को ही तबाह कर देंगे, है ना, एक गुस्सा है इनके अंदर। आगे देखते हैं क्या हुआ। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नाइबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज्ड टू शेल्टर सच अ पर्सन, और ये कॉन्ट्रैक्टर जो था ना, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर इतने डर गए थे कि डर के मारे ये दूसरे गांव में भाग गया। लेकिन दूसरे गांव वाला आदमी भी इसको रहने के लिए जगह नहीं दिया, क्योंकि दूसरे वाले गांव का भी इसके खिलाफ क्या था? गुस्सा था। तो दूसरे गांव में जब भाग के गया तो दूसरे गांव वाले आदमी भी इसको जरा सा भी वैल्यू नहीं दिया, है ना। फिर आगे क्या होता है देखो। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग द आर्मी, अब चूंकि भाई कॉन्ट्रैक्टर है, पैसा वाला आदमी है, तो ये किसके पास चला गया? आर्मी के पास चला गया। बोला कि भाई देखो पूरा गांव मेरे पीछे पड़ा हुआ है मारने के लिए, हमको सपोर्ट करो, हमको मदद करो। तो आर्मी के साथ ये अपने घर में आया, और जैसे ये आर्मी के साथ अपने घर में आया, इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वेयर शॉट, और जैसे ही ये अपने घर आया आर्मी के साथ, तो क्या लोगों का गुस्सा शांत हो गया था? नहीं हुआ था, लोगों का गुस्सा उतना ही था। तो लोगों ने क्या किया? आर्मी से छुड़ा के उसको मारने का कोशिश किया, कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन भाई आर्मी का काम क्या है? उसको बचाना, कॉन्ट्रैक्टर को बचाना। तो इसी नोक झोंक में जो है ना 11 वीवर्स को गोली से मार दिया गया, 11 वीवर को गोली से पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। किसने मारा? आर्मी ने मारा। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन यहाँ पे आर्मी का कोई गलती नहीं है, क्योंकि आर्मी को बेसिकली क्या, उनको काम है उनका प्रोटेक्ट करना। अच्छा, गोली क्यों मारा होगा? ऐसे शांत भी कराया जा सकता था। गोली इसने मारा होगा क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से आक्रामक हो गए होंगे, वो लोग सोच लिए होंगे कि आज उसको जान ही मार देना है कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन जब उस प्रकार का स्थिति बनता है तो एक ही रास्ता बचता है, फायर का। उन्होंने गोली चला दिया उसके ऊपर, और 11 वीवर जो वहाँ पे मारे गए। तो ये कहानी था हमारा सिलिसिया का। कोई दिक्कत इसमें?
तो जब ये कहानी पूछा जाएगा तो आपको ये कुछ पॉइंट जो है ना लिख देने हैं। आगे बढ़े, चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 3.3 लिखा हुआ है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।